क्या आप जानते हैं कि हमारे बाबा कौम, कायदे आजम और हिंदुस्तान के बापू कहलाए जाने वाले गांधी में से कौन बड़ा लीडर था? मिस्टर जिन्ना की ऐसी क्या करिश्माती शख्सियत थी जो उन्हें गांधी से भी बड़ा लीडर बनाती थी? दोनों दुश्मन मुल्कों के बानियान के लाइफस्टाइल किस कदर मुख्तलिफ थे। एक कायदे आजम थे कि जिनकी मोहब्बत की असीर होकर इंडिया के सबसे बड़े टाइकॉन डिनशा पेटेट की इकलौती बेटी ने सब कुछ छोड़ दिया था, जबकि दूसरी तरफ गांधी थे जो अपनी बीवी को छोड़कर एक लड़के के इश्क में पागल हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कायद गांधी का कंपैरिजन तारीख की किताबों में लिखे वाकयात की जुबानी आपके सामने रखते हुए फैसला आप पर छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत का अंदाजा आप यूं लगा लें कि एक कांग्रेसी लीडर ने कहा था कि अगर मुसलमानों के पास 100 गांधी और हिंदुओं के पास सिर्फ एक जिन्ना होता तो कयामत तक पाकिस्तान ना बन सकता। गांधी की टीम में हिंदुस्तान के नामी ग्रामी लोग शामिल थे, तो दूसरी तरफ कायदे आजम के साथियों में कोई भी ऐसा ना था। कायद खुद कहा करते थे कि मेरे पास खोटे सिक्के हैं। एक मर्तबा कायदे आजम अपने बंबई वाले घर से पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बरास्ता रेलगाड़ी दिल्ली को रवाना हुए। ऐसे में ट्रेन के डिब्बे में एक मॉडर्न दिखने वाली खातून सवार हुई। जब ट्रेन जानिबे मंजिल रवां दवा हुई तो कायदे आजम हस्बे मामूल अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि वो खूबरू हसीना कायदे आजम के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि आप मुझे 1000 रुपए दो, नहीं तो मैं रेलगाड़ी की जंजीर खींचकर चीखूं चिल्लाऊंगी कि ये शख्स मुझे जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा है। कायदे आजम ने उस खातून की सारी बात सुन तो ली, लेकिन उसे कोई जवाब ना दिया और अखबार का मुतालिया ही करते रहे। वो खातून एक बार फिर से कहने लगी कि अगर मुझे 1000 ना दिए तो जो कहा है वो मैं कर गुजरूंगी। कायदे आजम एक बार फिर से खामोश रहे तो वो खातून उनके करीब आई और उनके बाजू हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए एक बार फिर से वही कुछ कहने लगी। फिर कायदे आजम ने कमाल बसीरत का मुजाहरा करते हुए अपने दोनों हाथों के इशारे से उसे समझाया कि मैं कुव्वत समात से महरूम हूं और तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आई। कायदे आजम ने इशारे इशारे में उस खातून से कहा कि मुझे अपनी बात लिख कर दो। फिर उस खातून ने कागज कलम थामा और ये लिखा कि मुझे जल्दी से 1000 रुपए दे दो, वगरना मैं तुम पर दस्त दराजी और इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। जब उन्हें उस खातून की तरफ से ये तहरीर मिली तो कायदे आजम ने फौरन से ट्रेन की चेन पुल की। रेलगाड़ी का अमला वहां पहुंचा तो कायदे आजम ने सारा माजरा उनको सुनाया और बतौर सबूत उन्हें तहरीर भी दिखाई और फिर उस खातून को रेल इंतजामिया ने गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान के बापू कहलाए जाने वाले मोहनदास गांधी थे कि जिसने अपनी शर्मनाक हरकत की दास्तानें सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि बरतानिया और साउथ अफ्रीका में भी रकम की। मोहनदास गांधी के बारे में ये वाकया हर किताब में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि जब उसका बाप एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहा था, रात के उस पहर गांधी के हवास पर शैतानियत सवार थी। तभी तो वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ कमरे में लेटा रहा और साथ वाले कमरे में बेचारा बाप मर गया। गांधी ने उस मौका पर कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने आप को बदकिस्मत बेटा समझता हूँ। मैं अपने वालिद के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा कि अगर मुझ पर जिनसी हवस हावी ना होती तो वो मेरे बाजुओं में दम तोड़ते। अमरीकी सहाफी जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी किताब ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल में उनकी निजी जिंदगी पर खुलकर लिखा है। इस किताब पर तबसरा करते हुए बरतानवी अखबार डेली मेल ने ये उन्वान दिया था कि गांधी ने एक मर्द आशिक के लिए अपनी बीवी तक को छोड़ दिया था। जिन्ना गांधी के हवाले से हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सीके बोस का ये बयान तो आपने सुना होगा कि जब एक प्रेस टॉक के दौरान उसने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक सेक्युलर लीडर थे जबकि गांधी और नेहरू कम्युनल लीडर्स थे। आज इंडिया की तकसीम का जिम्मेदार जिन्ना को समझा जाता है, जो कि सरासर झूठ है। तकसीम हिंद के असल जिम्मेदारान गांधी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे। एक बार गांधी ने कायद आजम से पूछा कि मैं कांग्रेस जैसी बड़ी जमात का लीडर होने के बावजूद ट्रेन के 3rd क्लास डब्बे में सफर करता हूँ, और आप मुस्लिम लीग जैसी छोटी जमात के लीडर होने के बावजूद 1st क्लास में। तो कायद आजम ने कहा कि मैं जो सफर करता हूँ वो अपनी जाती रकम से करता हूँ, जबकि आप इस काम के लिए अपनी पार्टी के अकाउंट से रकम लेते हैं। अगर तारीख के औराक खंगालें तो आपको कायद आजम और गांधी के दरमियान होने वाला एक मुकालमा मिलेगा। एक मौका पर गांधी ने कायद आजम से पूछा कि आपकी सियासी बसीरत का राज क्या है, आप इस कदर बेबाक फैसले कैसे कर लेते हैं, वो क्या फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से आप अकलियत में होने के बावजूद सब पर सबकत ले जाते हैं। कायद आजम तब गांधी की जानिब मुड़े और बोले, इससे पहले कि मैं अपना सीक्रेट शेयर करूं, मैं पहले आपके बारे में बता देता हूं कि आप अपनी सियासत को कैसे लेकर चलते हैं। आप कोई भी सियासी फैसला करने से पहले ये मालूम कर लेते हैं कि अवामी मूड क्या है। जब आप लोगों का मिजाज और उनकी राय अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हवा का रुख देखते हुए आप फैसला साजी करते हैं, जबकि मैं इसके बरअक्स चलता हूँ। गांधी ने हैरत से पूछा कि मैं समझा नहीं। तो कायद आजम फरमाने लगे, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या हक है और क्या बातिल। मुझे जो सही लगता है मैं उसके मुताबिक फैसले कर लेता हूँ और हमेशा अपने मौकफ पर डटा रहता हूँ। गांधी ने पूछा कि फिर लोगों का तो आपके साथ चलना बहुत मुश्किल होता होगा। तो कायद आजम ने फरमाया, नहीं, लोग शुरू में तो मेरे फैसलों की मुखालफत करते हैं, लेकिन चूंकि मैं वसी तर मफाद को देखकर फैसला साजी करता हूँ, लिहाजा लोग आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई को तस्लीम करते हुए मेरा साथ देने लगते हैं। एक सही फैसला ऐसे हजारों गलत फैसलों से बेहतर होता है जो आपकी तरह महज लोगों को खुश करने के लिए किया जाए। कायद आजम और गांधी जी के बारे में एक लतीफा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, ताहम ये कंफर्म नहीं कि क्या वाकई दोनों रहनुमाओं के बीच में ऐसा कोई मुकालमा हुआ था। कहा जाता है कि गांधी ने कायद से पूछा कि आप मुझे बताओ कि आप कहाँ बैठकर अपने आइडियाज सोचते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बागीचे में टहल रहा होता हूँ, ऐसे में सोचो विचार करता हूँ और फिर जो मुझे बेहतर लगता है मैं वो फैसला कर लेता हूँ। ये सुनकर गांधी खामोश हो गए। तब कायद आजम ने पूछा, आप अपने आइडियाज कहाँ सोचते हैं? तो गांधी ने जवाब दिया कि जब मैं बैतुल खला में बैठा होता हूँ। तब मजाक में कायद आजम बोले, तभी तो आपके आइडियाज इतने गंदे होते हैं। कायद आजम साफ सुथरे रहते थे और कुर्सी पर बैठते, जबकि गांधी जी धोती जेबतन किए रखते थे और ज्यादातर जमीन पर ही तशरीफ फरमाते थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नौजवान गांधी की धोती को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। एक मतबा रात के आखिरी पहर में वायसराय इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया तो वो सो रहे थे। कुछ देर बाद माउंटबेटन ने कायद आजम को फोन किया तो वो जाग रहे थे और कायद आजम ने वायसराय इंडिया का फोन रिसीव किया। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सवाल किया कि रात के इस पहर में नेहरू सो रहा था लेकिन आप जाग रहे हैं, तो कायद आजम ने इस मौके पर तारीखी जवाब दिया। कायद आजम ने लॉर्ड माउंटबेटन को मुखातिब करते हुए कहा कि नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो सोया हुआ है, जबकि मेरी मुसलमान कौम अभी सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर लिखी जाने वाली जितनी भी किताबों का मुतालिया किया जाए, एक बात मालूम होती है कि पाकिस्तान बनने से पहले वो टीबी जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला थे। खुद उन्होंने अपनी इस बीमारी को कांग्रेस के लीडरान से छुपाए रखा, हालांकि उन्हें मालूम था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। मौरिख लिखते हैं कि अगर गांधी, पटेल और नेहरू को कायद आजम की बीमारी का इल्म हो जाता तो यकीनन कांग्रेसी लीडर्स अपनी हिकमत अमली तब्दील करते और लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव डालकर तकसीम हिंदुस्तान को 6-7 माह आगे ले जाते, क्योंकि कांग्रेसी लीडरों का मानना था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जिन्ना के बाद लियाकत अली खान या दूसरे किसी भी मुस्लिम लीगी रहनुमा में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो पाकिस्तान बना सकते। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत और हाजिर जवाबी के कई किस्से मौजूद हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। एक बार जब वो लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे, उनके एक प्रोफेसर को उनसे खास बुग़्ज़-ओ अनात था। एक रोज लंच के वक्त कायद आजम उन्हीं के साथ मेज पर खाने के लिए बैठ गए। ये देखकर उन प्रोफेसर साहब ने फिक्रा कसा कि मिस्टर जिन्ना,
تم نہیں جانتے کہ خنزیر اور پرندہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس پر قائد اعظم نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا کہ پروفیسر آپ پریشان نہ ہو، میں اڑ کر کسی دوسری میز پر چلا جاؤں گا۔ یہ جواب سنتے ہی پروفیسر صاحب تو غصے میں آ گئے اور اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اگلے روز اس نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں پڑے 2 بیگ ملے جن میں سے ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت۔ اس پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ اس پر قائد اعظم فوراً بولے، ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل رانی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے، اور بشرا بی بی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ریئیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔